हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग का प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रहा होगा एंड आप लोग एसएससी जेईई 2025 को अच्छे से टारगेट कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूँगा आपके टेस्ट सीरीज़ के बारे में। मतलब जैसे कि एग्ज़ाम पास में आता है तो आप लोगों के मन में डाउट आता है कि क्या मुझे टेस्ट सीरीज अब स्टार्ट करनी चाहिए या कब स्टार्ट करनी चाहिए, एग्ज़ाम से कितने मंथ पहले स्टार्ट करना चाहिए या कितने वीक पहले स्टार्ट करना चाहिए। और मन में ये भी डाउट होता है कि कितना स्कोर चाहिए होता है, कितना स्कोर मैं ला रहा हूँ अपने टेस्ट सीरीज में तो वो मेरे लिए सेफ़ स्कोर है। या फिर मन में एक डाउट आता है कि एक टॉपर के टेस्ट सीरीज में कितने मार्क्स आते हैं। तो इन सारे डाउट को मैं क्लियर करूँगा। साथ ही साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज देने में डर लगता है, वहाँ टाइमर को देख कर डर लगता है, अगर आपको वहाँ पे स्कोर देख कर डर लगता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे एनालिसिस करना है, ये सारा डाउट मैं आपका क्लियर करूँगा एंड एक बेस्ट अप्रोच बताऊँगा टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस का, जिससे आपका 100% डेफिनेटली आपका बेनिफिट होगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का आपको डिस्कशन करना हो, तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको चैनल के प्रोफाइल में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है कि हमें कब अपना टेस्ट सीरीज देना शुरू करना चाहिए। यानी कि जैसे ही आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपका 1-2 सब्जेक्ट कंप्लीट होता है, तो आपके मन में यही डाउट आता है कि मुझे कब अपना टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करना चाहिए और कब तक ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने जाओ, तो टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना है। अगर इन 4 बातों पे आप ध्यान रखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, यानी कि जब तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट ना हो जाए, या फिर आप 90 से 95% जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट मत करो। इससे क्या होगा, जब भी आप टेस्ट सीरीज दोगे तो ओबियसली बात है टेस्ट सीरीज में 100% सिलेबस से आता है क्वेश्चन। तो अगर जो भी टॉपिक आपका छूटा हुआ है, जो भी सिलेबस में आपका पार्ट छूटा हुआ है, उससे मान लेते हैं आपका 10 से 12 क्वेश्चन आ गया। अब वो 10-12 क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे और उससे क्या होगा, आप डिप्रेस हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका मार्क्स कम आएगा। इसमें आपकी गलती तो है नहीं, आपका तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, जब तक आप थोड़ा बहुत रिवीजन ना कर लो, तब तक आपको टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका सिलेबस बीच में है, यानी कि आपने सिलेबस का अपना कुछ परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है, तो ऐसे में आपको हमेशा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहिए एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट का टेस्ट देना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स के ही टेस्ट दो, उसके साथ कॉम्बिनेशन में आप किसी नॉन टेक चैप्टर का भी टेस्ट दे सकते हो। मान के चलते हैं आपका 4 से 5 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो आप कोशिश करो कि एक दिन में 4 से 5 टेस्ट दे लो सब्जेक्ट वाइज का। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, तब तक आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना चाहिए। और यही बात मैंने सेकंड पॉइंट में मेंशन कर रखा है कि जब तक आपका सिलेबस 100% कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नहीं देना है, बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इससे आप कंप्लीटली डिप्रेस हो जाओगे, हमेशा आप मार्क्स का टेंशन लेकर बैठोगे। थर्ड पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, तो आप बहुत जगह आप देखते हो स्ट्रेटजी में, या फिर कोई आपको बता देता है, कोई टीचर बता देता है आपको, कोई एजुकेटर बता देते हैं आपको, या फिर किसी से आप अगर गाइड लेते हो तो आपको बता देते हैं कि हमेशा टेस्ट को देना चाहिए लास्ट के 3 मंथ में, लास्ट के 3 वीक्स में, या फिर लास्ट के कुछ दिन पहले टेस्ट सीरीज आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चाहे वो एग्ज़ाम के 6 मंथ पहले कंप्लीट हो जाए, 1 साल पहले कंप्लीट हो जाए, या फिर 10 दिन पहले कंप्लीट हो, आपको हमेशा अपने सिलेबस को कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देना चाहिए। ये स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना है कि आपको लास्ट के 3 मंथ, लास्ट के 3 वीक या फिर लास्ट के कुछ मंथ पहले स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपका सिलेबस कंप्लीट हो, आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस ये होता है आपके सब्जेक्ट का एनालिसिस करना, आपके सिलेबस का एनालिसिस करना, आपके लर्निंग, आपके प्रिपरेशन का एनालिसिस करना। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है और आप लास्ट के डेज के लिए वेट कर रहे हो, यानी कि आपके पास टाइम बहुत कम बच जाएगा आपको खुद को एनालाइज करने का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाए, आप फुल लेंथ मॉक देना स्टार्ट कर दो। इससे आपके पास टाइम बचेगा आपको खुद को एनालाइज करने का एंड अपने प्रिपरेशन को बेस्ट बनाने का। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है। क्योंकि जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, तो उससे पहले आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है, वो भी कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं है कि आपने 2 सब्जेक्ट को रिवाइज कर लिया एंड फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दिया आपने, फिर अगला टेस्ट दिया तब रिवाइज किया, नहीं। जब भी आप फुल लेंथ देना स्टार्ट करो, उससे पहले आपको पूरे सिलेबस को रिवाइज करना है। आज एक सब्जेक्ट रिवाइज किए, कल एक सब्जेक्ट, परसों 2-3 सब्जेक्ट रिवाइज किए,
ऐसे करके जब तक आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज ना हो जाए तब तक आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट मत करो। तो फोर्थ स्टेप क्या है आपका कि जब भी आप फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट करो, जब भी आप शुरू करने की सोचो, तो उससे पहले आपको पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आपको हमेशा अपने सिलेबस के कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। जब भी आपका सिलेबस 100% कंप्लीट हो जाए आपको फुल लेंथ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपका सिलेबस बीच में हो तो आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहिए एंड उसके कॉम्बिनेशन का टेस्ट देना चाहिए। कभी भी आपको टेस्ट सीरीज़ के लिए लास्ट के डेज का वेट नहीं करना चाहिए। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए वैसे ही आपको फुल लेंथ टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू डू एनालिसिस, मतलब टेस्ट सीरीज़ का कैसे एनालिसिस करना है। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आता है एंड बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता है। वो सुन तो बहुत लेते हैं अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से या फिर अपने गाइड से कि टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करना है, बट एनालिसिस करना कैसे है, किन किन पॉइंट पे आपको फोकस करना है, यही नहीं पता होता है। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगा और आपको बेस्ट अप्रोच बताऊँगा एनालिसिस करने का। तो टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप है कि सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना चाहिए था और कहाँ पे आपने गलती किया है। तो इसके लिए जैसे ही आप टेस्ट सीरीज़ को सबमिट करोगे उसके बाद अगर आप एनालिसिस करने जाओगे तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, जहाँ पे आपका दिखाया रहेगा कि कितने % लोगों ने इसको सही बनाया है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन को स्किप करने वाला था या फिर आपका अटेम्प्ट करने वाला था। तो आपको फोकस करना है कि कितने % लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है, इसी से आपका एनालिसिस शुरू होगा। तो अगर 10% से कम लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादातर कोशिश करना चाहिए कि आपको इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए। तो अगर आप जिस क्वेश्चन को 10% से कम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर सही कर रहे हैं और अगर आप उस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है, क्योंकि एग्ज़ाम में सही करने के साथ साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 100% सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, हर किसी का 4 से 5% सिलेबस आउट होता ही है, मतलब कि अनकम्प्लीटेड होता ही है। तो ऐसे में अगर कुछ क्वेश्चन आप स्किप कर लेते हो तो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है, आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी हो जाएगी एंड आपके पास टाइम भी बहुत बच जाएगा। तो इस पॉइंट के फोकस से आप सीख जाओगे कि किस क्वेश्चन को स्किप करना था और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। नेक्स्ट क्या है, अगर 10 से 50% लोग इसको सही कर रहे हैं तब आपका क्या स्टैंडिंग होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे 10 से 50% लोग सही कर रहे हैं तो यहीं पे आपकी स्टैंडिंग मेजर होती है, यानी कि यहीं पे आपका स्ट्रेंथ मेजर होता है। तो अगर इस रेंज में अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपको रिवीजन अच्छे से करना चाहिए एंड फिर से आपको अच्छे से अपने सब्जेक्ट को रिवाइज करना चाहिए। और अगर आप इस रेंज में स्किप कर रहे हो क्वेश्चन को तो आपको अपने सिलेबस पर फोकस करना चाहिए। हो सकता है आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट ना हो या फिर जिन भी एजुकेटर से या फिर जिन भी प्लेटफॉर्म से आपने पढ़ा है उसमें आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया है, तो आप ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक को अलग से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर जहाँ पे लोगों ने 50% से ज़्यादा लोगों ने क्वेश्चन को सही किया है वहाँ आपको डेफिनेटली करेक्ट करना ही चाहिए। अगर 50% लोग जिस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं और अगर आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो या फिर स्किप कर रहे हो तो ये आपकी कमी है। अगर आप गलत कर रहे हो तो आप रिवीजन अच्छे से करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अगर आप स्किप कर रहे हो तो अपने सिलेबस पे फोकस करो एंड जैसे अच्छे से अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। तो एनालिसिस का पहला अप्रोच क्या था, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किस क्वेश्चन को स्किप करना है। तो अगर 10% से कम लोग जिस क्वेश्चन को सही कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते थे। अगर आप वहाँ पे एरर कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो तो आपको सीखना चाहिए कि स्किप करना भी एक बेस्ट अप्रोच है। जिस क्वेश्चन को 10 से लेकर 50% लोग सही कर रहे हैं वहीं पे आपकी स्टैंडिंग मेजर होगी। वैसे क्वेश्चन में आपको फोकस करना है एंड कोशिश करना है कि आपको अटेम्प्ट करना है एंड उसे सही भी करना है। गलत कर रहे हो तो रिवीजन करो और स्किप कर रहे हो तो सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट करो। और जिस क्वेश्चन को 50% से ज़्यादा लोग सही कर रहे हैं तो वैसे क्वेश्चन को आपको डेफिनेटली सही ही करना है। तो आपके टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस का सेकंड स्टेप क्या है, वो है आपका टाइम का मैनेजमेंट। तो इसके लिए आप टाइमर सेक्शन में चले जाओ और वहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने कितना टाइम लिया एंड एवरेज लोगों ने कितना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम लिया है या फिर सही करने में टाइम लिया है या फिर कितना टाइम लोगों ने दिया है। तो ऐसे में आपका टाइम, मतलब आपने जितना टाइम लिया है एंड एवरेज लोगों ने जितना टाइम लिया है उससे 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा का फ़र्क नहीं होना चाहिए। ना तो ज़्यादा पहले होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बाद में होना चाहिए। अगर आप बहुत पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, जैसे मान के चलें यहाँ पे देखें
तो एवरेज लोगों ने कई सेकंड लिया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 सेकंड लिया है। तो आपको ज़्यादा जल्दीबाजी भी नहीं करना है, ऐसे हो सकता है कि एग्जाम में आप ज़्यादा एरर कर जाओ। तो आपको कोशिश करना है कि अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें एंड देन उसे अप्रोच करें। तो इससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। ना तो आपको ज़्यादा लेट करना है एवरेज से और ना ही ज़्यादा अर्ली करना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड अच्छे से अप्रोच करना है। साथ ही साथ आपको ये भी फोकस करना है कि आपने क्वेश्चन को सही किया है या फिर गलत किया है। मतलब मान लेते हैं आपने टाइम दे भी दिया, यानी कि जितना एवरेज लोगों ने टाइम दिया उतना ही आपने टाइम दे भी दिया, बट आपका क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे में आपको रिवीजन अच्छे से करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो ये रही थी आपके एनालिसिस की सेकंड अप्रोच, जहाँ पे मैंने बात किया टाइम के मैनेजमेंट का। तो आपके टाइम जितना भी आपने टाइम लिया है वह एवरेज से 5 से 10 सेकंड का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ना तो ज़्यादा पहले होना चाहिए, ना ही ज़्यादा लेट होना चाहिए। आपके टेस्ट सीरीज के एनालिसिस का थर्ड स्टेप क्या होना चाहिए, वह है आपके एक्यूरेसी का एनालिसिस। क्योंकि प्री में तो आप चलो अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जब आप मेंस में जाते हो जहाँ पे एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, वहाँ पे एक्यूरेसी आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है तो वही आपके एक्यूरेसी पे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको फोकस करना है सेक्शन वाइज एक्यूरेसी पे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी एक्यूरेसी 85 से लेकर के 90% के बीच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस क्या होता है, जनरली थ्योरेटिकल ही होता है। जनरली क्या मतलब 100% थ्योरेटिकल ही होता है। तो ऐसे में हमें क्या लगता है कि ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है। मतलब अब हमें ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है, LHS RHS तो कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको टिक करना है। तो ऐसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो एंड आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ख़राब हो जाती है एंड ओवरऑल मार्क्स आपका बहुत ही कम जाता है। तो आपको कोशिश करना है GK GS में कि आपका एक्यूरेसी 85 से लेकर के 90% के बीच रहे। यानी कि अगर आप 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो उसमें से 26 से 27 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है आपका, वो है रीजनिंग का। तो देखो रीजनिंग में क्या है, एक्यूरेसी के साथ साथ आपको यहाँ पे मार्क्स भी स्कोर करना रहता है, क्योंकि रीजनिंग में 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो 45 प्लस स्कोर करते ही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ साथ आपको मार्क्स भी स्कोर करना है, इसलिए यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 90 से 95% के बीच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर काफ़ी कम जाएगा। तो रीजनिंग एक स्कोर गिविंग सब्जेक्ट है, यहाँ पे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। 50 में से आप 45, 48 स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी 90 से 95% होना ही चाहिए। मतलब आपका स्कोर 46, 47, 48 के आसपास होना ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका, वो है इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो तो इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट, सिविल से हो तो सिविल एंड मैकेनिकल से हो तो मैकेनिकल। तो यहाँ पे आपका एक्यूरेसी थोड़ा सा कम हो सकता है, वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चन है। आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि आपने साल भर, 2 साल या 3 साल कॉलेज में जनरल का ही पढ़ाई किया है, आपने इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का ही पढ़ाई किया है। तो यहाँ पे आप कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ एंड यहाँ पे एक्यूरेसी आपका थोड़ा बहुत कम हो जाएगा तो भी चलेगा, बट फिर भी आपको कोशिश करना है कि टेस्ट सीरीज में आपका एक्यूरेसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में 80% के आसपास हो। बट अगर आप कोशिश करो कि मेंस में आप रहो तो मेंस में आपका एक्यूरेसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा होना चाहिए, यानी कि 90% के आसपास, 85 से 90% के बीच में मेंस में होना चाहिए। लेकिन अगर आप प्री में हो तो आपका 80% के आसपास का एक्यूरेसी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड मैं बात करूँ फाइनल आपके एक्यूरेसी की, तो 80% के आसपास का आपका एक्यूरेसी बहुत ही सही रहेगा। कोशिश यही करना है कि 80% के प्लस का एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहे एंड एक्यूरेसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि 200 क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, वहाँ पे मैंने 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मैंने 90 सही कर लिया तो मेरी एक्यूरेसी 90% की हो गई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन भी आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आपका सिलेक्शन भी कन्फर्म हो सके। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो GK GS में 85% प्लस की एक्यूरेसी, रीजनिंग में आपको 90 से 95% प्लस की एक्यूरेसी रखना है आपको, इंजीनियरिंग में आपको 80% के आसपास का आपका एक्यूरेसी चल जाएगा प्री में, लेकिन अगर आप मेंस में हो तो 85 से 90% की एक्यूरेसी आपको चाहिए ही, एंड फाइनल तो 80 से 85% की एक्यूरेसी आपका बिल्कुल ही सही रहेगा टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट आपके एनालिसिस का फोर्थ स्टेप क्या है, वो है आपका एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स। तो जो भी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हो रहता है, जैसे आप टेस्ट सीरीज सबमिट करते हो एंड पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देखते हो तो आपको उस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है एंड जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले उसको नोट करते जाना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे ही आप टेस्ट सीरीज एंड करो, आपका एनालिसिस एंड हो, आपको सारे नोट पॉइंट को रिवाइज करना है, ना सिर्फ आज का, यानी कि उससे पहले का जितना भी आपने नोट किया पॉइंट सारे को आपको एक बार रिवाइज करना है
एंड अगले दिन जब भी आप टेस्ट सीरीज शुरू करो तो शुरू करने से पहले भी आपको सारे नोटेड पॉइंट को रिवाइज करना है। तो ये रही आपकी फोर्थ स्टेप, ये है आपका एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो एंड नोटेड पॉइंट को अच्छे से रिवाइज करो एंड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करो। तो आपको सिंपली टेस्ट सीरीज के एनालिसिस के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना है, ना तो इससे ज़्यादा ना तो इससे कम। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपके टेस्ट सीरीज का एनालिसिस 100% कन्फर्म है। आपको कभी भी लीडर बोर्ड पे फोकस नहीं करना है, कभी भी आपको मार्क्स पे फोकस नहीं करना है, कभी भी आपको रैंक पे फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ पे करना है? तो फोकस आपको अपने एक्यूरेसी पे फोकस करना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, किस क्वेश्चन को स्किप करना था, एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट को नोट करना है एंड आपको अपने टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है, यानी कि आपने कितना टाइम लिया एंड एवरेज लोगों ने कितना टाइम लिया उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये अप्रोच अच्छा लगा होगा, आपको ये अप्रोच काफ़ी ही बेनिफिशियल लगा होगा आपके टेस्ट सीरीज़ के एनालिसिस का। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्कोर, यानी कि आपके मन में डाउट आता है कि क्या टेस्ट सीरीज़ का जो स्कोर आता है वह मैटर करता है या फिर नहीं करता है, या फिर टेस्ट सीरीज़ के आप जब देते हो तो उसमें कितना स्कोर सेफ होता है, मतलब कितना स्कोर आपका आना चाहिए। तो देखो, अगर आप सिंपल वर्ड में या फिर एक वर्ड में अगर आंसर आप मांगो मुझसे या फिर किसी भी एजुकेटर से, तो सिंपल सा यही बोलेंगे कि नो, टेस्ट सीरीज़ का स्कोर कभी मैटर नहीं करता है, कभी भी आपको एस्टिमेट नहीं करता है। यानी कि टेस्ट सीरीज़ के स्कोर के बदौलत आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि आप अच्छे हो या फिर बुरे हो। टेस्ट सीरीज बस एक एनालिसिस के लिए होता है। आपको अपने सिलेबस को एनालाइज करना है, खुद को एनालाइज करना है कि आपने कितना कंप्लीट किया है और आपका कितना रिमेनिंग है। जैसे आप देख सकते हो, मैं भी एक टॉपर हूँ, मैंने ऑल इंडिया रैंक 34 हासिल किया, वो भी अपने पहले अटैम्प्ट में। लेकिन मेरे टेस्ट सीरीज का आप स्कोर देख सकते हो 120 मैक्सिमम है, वो भी जाकर 11th टेस्ट में आया है। लेकिन अगर मैं बात करूँ टेस्ट सीरीज का स्कोर मैटर करता है, तो अगर आप एक्सप्लेनिंग वे में मांगोगे तो हाँ मैटर करता है। कब मैटर करता है? जब आप कंटिन्यूअस हो, मतलब अगर आप हमेशा से टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट कर रहे हो, मतलब आपने टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करना शुरू कर दिया है, आपने 3-4 टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया है, तो ऐसे में आपका स्कोर मैटर करता है। यानी कि अगर आप कंटिन्यूअसली टेस्ट को अटैम्प्ट कर रहे हो तो ऐसे में आपका इंप्रूवमेंट होना ज़रूरी है, यानी कि आपके स्कोर का इंप्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अपने स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हो, यानी कि आप अच्छे से टेस्ट को एनालाइज नहीं कर पा रहे हो, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है, आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो सिंपल वर्ड में टेस्ट सीरीज का स्कोर मैटर नहीं करता है। बट अगर आपने टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया है, अगर आप कंटिन्यूअसली टेस्ट दे रहे हो, तो ऐसे में आपके स्कोर का इंप्रूवमेंट मैटर करता है। मतलब भले ही आपने पहले टेस्ट में, जैसे यहाँ पे देखो, मैंने पहले टेस्ट में 84 मार्क्स लाया था, उसके बाद थर्ड टेस्ट में मेरा 118 मार्क्स आया, फोर्थ में 102 मार्क्स आया एंड जाकर 11th टेस्ट में मेरा मैक्सिमम 120 मार्क्स आया है। तो ये स्कोर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्या कि पहले टेस्ट में 84 मार्क्स था, थर्ड टेस्ट में 118 आया, यानी कि इंप्रूवमेंट हुआ, फोर्थ में डिक्रीज हुआ, आगे चल के इंक्रीज भी हुआ। तो ऐसे आपका इंप्रूवमेंट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हो, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट आ ही नहीं रहा है। अगर आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस को रिवाइज करो। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें आपको फोकस करना है वो है आपका, कभी भी आप खुद को अपने स्कोर के, यानी कि टेस्ट सीरीज के स्कोर की मदद से खुद को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट मत करो। मतलब अगर आप 150 स्कोर कर ले हो तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जो फाइनल एग्जाम होगा, यानी कि जो एसएससी एग्जाम लेगी, उसमें भी आप 150 स्कोर कर ही लोगे। तो कभी भी आपको ओवर एस्टिमेट नहीं करना है टेस्ट सीरीज के स्कोर की मदद से कि हाँ मेरा ज़्यादा स्कोर आ रहा है, अब मैं रिवीजन कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ पढ़ाई से। एंड कभी भी आपको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है। मान लो आप 110 ही स्कोर कर रहे हो, 100 ही स्कोर कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फाइनल एग्जाम में आप 100 ही स्कोर करोगे, आप उससे बेहतर कर सकते हो। तो फोकस आपको कहाँ पे रखना है? फोकस हमेशा आपको अपने एनालिसिस पे रखना है, अपने सिलेबस पे रखना है, रिवीजन पे रखो एंड प्रैक्टिस पे रखो। टेस्ट सीरीज़ का स्कोर आपको देखना ही नहीं है। मेरे इंड से मानो तो टेस्ट सीरीज़ का स्कोर आप देखो ही नहीं, लीडर बोर्ड आप देखो ही नहीं, बस अटैम्प्ट करो, एनालिसिस करो एंड रिवीजन करो। तो कभी भी आपको टेस्ट सीरीज़ के स्कोर के बदौलत खुद को अंडर एस्टिमेट या ओवर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर फाइनली अगर आप मुझसे पूछो कि कितना स्कोर होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, अगर मैं बात करूं कि टेस्ट सीरीज में अगर मैं अटैम्प्ट कर रहा हूं आज से, तो मेरा कितना स्कोर अच्छा रहेगा, तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है कि अगर आप इनिशियल फेज़ में हो, यानी कि जस्ट आपने टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट किया है, यानी कि आपने एक ही टेस्ट अटैम्प्ट किया है, 2 ही टेस्ट अटैम्प्ट किया है, तो ऐसे में अगर आपका स्कोर 100 के आसपास ही है, 100 से लेकर के 110 के बीच, या फिर 100 से थोड़ा बहुत कम भी है, 90 से 100 के बीच में भी है, तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है। और अगर आपने 4 से 5 टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया है, तब आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में होना चाहिए।
120 के आसपास भी चलेगा, मतलब 115 तक चल सकता है। बट आप कोशिश करो कि आपका स्कोर 120 से 130 के बीच में हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्कोर का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। आप जब लीडर बोर्ड देखोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई 150 स्कोर कर रहा है, कोई 160 स्कोर कर रहा है। तो आपको बस दिमाग में यही रखना है कि उन स्कोर का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, वो जस्ट एक नंबर है। उस नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस सिर्फ अपने सिलेबस पे, अपने प्रैक्टिस पे एंड अपने रिवीजन पे फोकस करना है। तो मैं स्कोर की बात करूँ तो इनिशियल फेज में आपका स्कोर 100 के आसपास चलेगा एंड कुछ टेस्ट अटैम्प्ट करने के बाद, यानी कि 5 से 6 अटैम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर 120 के आसपास सही रहेगा। और अगर मैं बात करूँ टॉपर के स्कोर का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कोई खास अच्छा खासा स्कोर नहीं था टेस्ट में, बट यहाँ पे देख सकते हो आप कि मेरा जो फाइनल स्कोर है, मतलब मैक्सिमम जो स्कोर है वो 120 का। लेकिन अगर आप मेरा फाइनल स्कोर देखोगे, यानी कि एसएससी के एग्जाम में स्कोर देखोगे, तो मेरा स्कोर था 141 का एंड मेंस में मेरा स्कोर था 266 का। तो टेस्ट सीरीज का स्कोर बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है कि आप टेस्ट सीरीज में कितना स्कोर कर रहे हो। टेस्ट सीरीज का मेन पर्पस होता है आपके सब्जेक्ट के एनालिसिस का, सिलेबस के एनालिसिस का एंड आपके रिवीजन का एंड आपके प्रैक्टिस का। उम्मीद करता हूँ आपको ये जवाब मिल गया होगा कि टेस्ट सीरीज का स्कोर कितना मैटर करता है, और अगर मैटर करता है तो किस कंडीशन में मैटर करता है, एंड आपका स्कोर कितना आ रहा है तो आपका सही है, एंड एक टॉपर का स्कोर कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, आज हमारे इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वह है आपका वरीड देन व्हाट टू डू। मतलब अगर आपको टेस्ट सीरीज से डर लगता है, आपको वहाँ पे टाइमर को देख करके या फिर खुद के स्कोर को देख करके डर लगता है, तब क्या करना चाहिए। तो देखो, मैंने पहले ही बोला था कि आपको हमेशा याद रखना है कि टेस्ट सीरीज जो है आपके स्कोर का पार्ट नहीं है, आपके मार्कशीट का पार्ट नहीं है, आपके सिलेक्शन का पार्ट नहीं है, ये बस आपके प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है। तो आपको स्कोर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, टाइमर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, आप बस इसको प्रिपेयर करो। यानी कि आपके पास इतना प्रैक्टिस होना चाहिए जिससे कि आप उस स्क्रीन से आदी हो जाओ। यानी कि ऐसा नहीं कि आप एग्ज़ाम में जाओ और टाइमर को देखते ही आपके उस क्लॉक के टाइमर को जैसे सेकंड घटता है उसको देखकर ही आपका होश उड़ जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको इतना प्रैक्टिस रखना है, खुद को प्रिपेयर रखना है कि आप उस इंटरफेस को टैकल कर सको, आप उस एग्ज़ाम के इंटरफेस को टैकल कर सको। तो आपको स्कोर पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, बस आपको खुद को प्रिपेयर करना है एंड प्रैक्टिस करना है। और अगर आपको डर लग रहा है अपने स्कोर से, अगर आपको डर लगता है उस टाइमर से, तो सिंपली आप 3 से 4 टेस्ट अटैम्प्ट करो एंड नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिंपली टेस्ट को सबमिट करो एंड देन सारे क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट करो। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिले एक्सप्लेनेशन में उसको नोट करो एंड देन उसको रिवाइज करो। बेस्ट अप्रोच है अगर आपको टेस्टोफोबिया है। टेस्टोफोबिया यानी कि आपको टेस्ट से डर लगता है, आपको स्कोर कार्ड से डर लगता है, तो सिंपली टेस्ट को सबमिट कर दीजिए एंड सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप ऑनेस्टली अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए उस इंटरफेस का। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में जाकर भी आपको टाइमर से डर लगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको उस इंटरफेस पे अच्छे से प्रैक्टिस रखना ही चाहिए। तो ये थी कुछ पॉइंट टेस्ट सीरीज के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट को कोशिश किया है कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। टेस्ट सीरीज को कब स्टार्ट करना है, कैसे एनालिसिस करना है, क्या स्कोर मैटर करता है, और अगर मैटर करता है तो कितना स्कोर सेफ होता है, टॉपर का क्या स्कोर होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होती है, अगर मुझे टेस्ट सीरीज से डर लगता है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सारे पॉइंट्स को मैंने क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए।